आर्थिक संकट में है हिमाचल प्रदेश। आरडीजी बंद होने पर हिमाचल पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वित्त विभाग ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रेजेंटेशन दी है। सरकार को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बदले यूपीएस अपनाने की सिफारिश भी यहां पर की जा रही है और सभी प्रकार की सब्सिडीज को बंद करना होगा, ये कहा गया है। खाद्य सब्सिडी को भी खत्म करने की सिफारिश की गई है। आज दिल्ली दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और आरडीजी के मुद्दे पर जेपी नड्डा से समय मांगा है मुलाकात के लिए। तो देखिए, आर्थिक संकट कहीं ना कहीं जो है मंडरा रहा है और ऐसे में बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इससे पहले की सरकारों ने क्या किया, अब की सरकार पिछली सरकार पर आरोप लगाती है, बहुत सारे सवाल हैं। इस खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मीडिया सलाहकार कांग्रेस पार्टी के नरेश चौहान, हमारे साथ जुड़ चुके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। जी नरेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक संकट की मार झेल रहा है और बहुत पहले से हम ये सुनते भी आ रहे हैं, सरकारों ने कुछ नहीं किया, या आपकी सरकार अब लगातार आरोप लगाती रही है पिछली सरकारों पर। क्या लगता है कहां से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब क्या किया जाए? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे हमारा पहाड़ी राज्य छोटा राज्य है जी। और आर्थिक स्थिति हमेशा चिंता का विषय रहा है और पहले से जब से प्रदेश एग्जिस्ट हुआ तब से उसमें ये हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी इसको मेंशन किया गया है कि हम इस राज्य को दूसरे प्लान से बड़े राज्यों के साथ कंपेयर विकास की दृष्टि से या इनकम की दृष्टि से नहीं कर सकते। आप समझें कि बड़े इसको समझने की जरूरत है। जिस सड़क को बनाने में प्लेन्स में 10 लाख लगते हैं, यहाँ 10 करोड़ लगते हैं पहाड़ों में। यहाँ हर चीज का कॉस्ट ज्यादा है। आप स्कूल खोलते हैं, आप जहाँ आप 10 किलोमीटर 10 रुपए में सफर करते हैं, यहाँ वही सफर 100 रुपए में नहीं होता। तो ये उस वक्त कंसीडर किया गया था कि इन राज्यों को हमेशा में इनकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, या जिसका 70% पहाड़ हो, जंगल हो, ऐसी जमीनें हो जिससे हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा हमारा खर्चा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का, उनको देखभाल के लिए। तो ये उस वक्त कंसीडरेशन में रखा गया था कि ऐसे राज्यों की मदद की जाएगी। बिल्कुल, उसी का हक बनता था हमारा, वही बात हो रही थी। जी नरेश चौहान जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ करण नंदा जी भी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, जो कि बीजेपी के मीडिया संयोजक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी करण नंदा जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ नरेश चौहान जी भी फोन लाइन पर मौजूद है और इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आरोप लगाया है कि जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, कुर्सी का मोह है, अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया जा रहा है और प्रदेश सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पे जो है वो प्रदेश सरकार किस प्रकार काम कर रही है इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर हम तो कांग्रेस पार्टी से केवल मात्र एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये राजनीति कर रही है आरडीजी के मुद्दे को लेकर वो ना करें। क्योंकि आरडीजी, जैसे अभी पूछ रहे बड़े भाई अपने नरेश जी से सुन रहा था, वो प्रदेश का हक नहीं था, क्योंकि वो हमेशा जो है लगातार एक व्यवस्था खड़ी हुई थी। और अगर आप पहले देखें तो वो 614 करोड़ से शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में जाके ना जी वो बिल्कुल जब खत्म होने के कगार पे थी तो पहले ही लास्ट फाइनेंस कमीशन जो था उसने कह दिया था कि हम आपको अंतिम बार देंगे और इसके बाद खत्म होगा। और जो लास्ट फाइनेंस कमीशन में आया, इट इज डबल ऑफ ऑल दी टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ द लास्ट फाइनेंस कमीशन। तो इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है और एक डेफिसिट खत्म करने को व्यवस्था खड़ी की गई थी, रादर देन नॉट पेइंग फॉर द सैलरीज एंड द पेंशंस ऑफ द स्टेट। तो उसके अंदर एक व्यवस्था को जो है ये एक राजनीतिक रूप दे रही है। तो केवल मतलब अभी तो मेरा ये स्टैंड रहेगा इसके ऊपर। बिल्कुल। नरेश चौहान जी, आप क्या कहना चाहेंगे करण नंदा की इस बात पर? और जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि विपक्ष को भी साथ में आना चाहिए, आप इस बात को कैसे देखते हैं? लेकिन विपक्ष साथ में खड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं। इसके बड़े साफ है कि ये जो है राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे को किसी को नहीं देखना। ये हिमाचल प्रदेश के हितों का सवाल है। भाजपा को भी इसमें इस नजरिए से, और चुने हुए सारे लोकसभा के मेंबर जिनके हैं, उनको अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, राइट्स के लिए बात मिलके करनी, इसमें कौन सी दिक्कत कहाँ है?
क्योंकि तो अगर हमारी को आपने रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट नहीं देनी है और किस तरह से हमारा पूरा खाता देख लीजिए कि हमारी सैलरीज कितनी है, पेंशन कितनी है, हमारे फिक्स खर्चे कितने हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, तो ये कोई उस मैकेनिज्म से करे। लेकिन हमको मिलके इस बात को करना तो पड़ेगा। भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से अपने हकों की लड़ाई, प्रदेश के लोगों के हकों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। हमारी मंशा साफ है। हमने अगर सभी विपक्ष के एमएलओ को भी बुलाया था, यही मंशा है कि हम इसमें राजनीति थोड़ी कर रहे हैं और आपने सेशन में भी इसको उठाएंगे। तो पूरी मिलके इस काम को करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है भाजपा को अपनी भारत सरकार को डिफेंड करने के लिए लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अलग विषय है। इस वक्त विषय है कि हिमाचल प्रदेश की जो कमियां है उसको कैसे मिलके उसके लिए आगे लड़ाई जारी रखनी, तो एक मत होके जाना चाहिए। देखिए, बहस होती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी बहस होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है उन पर ही इसका असर होगा। हम तो कह देंगे हम तो दोनों पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है वो आप बताइए, क्या समाधान इसका निकलेगा? समाधान कुछ नहीं है, हम मिलके हमारे अधिकारों की है, हमारा पूरा हमने पूरी प्रेजेंटेशन दी है सरकार ने, आम जन को जानने की डोमेन में रखी है पब्लिक में, कि पब्लिक को भी पूरी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि हम कहाँ से टैक्सेस आते हैं। हम फेडरल सिस्टम में, हम भी भारत सरकार का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। जब टैक्सेस सारे सेंट्रल पूल में जाते हैं तो उसमें हम हिमाचल की बात करें, और भी ऐसे राज्य हो सकते हैं। हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल मंत्रालय है, तो वो एक हक है हमारा उस नाते। तो इसमें वो देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आज भी कि प्रधानमंत्री जी से जब बात हम मिलके जाएंगे, वो इस बात के लिए एक्सपर्ट्स को भेजेंगे कि इनकी परिस्थितियों को देखो, इनको कैसे बाहर बेल आउट करना है, कैसे इनकी मदद करनी है। ये पहले भी होती रही है, तो आप मानते पैकेज मिलता रहा है, स्पेशल सहायता होती रही, वाजपेयी जी के टाइम में हुई, मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुई। नई बात क्या है इसमें? तो आप मानते हैं नरेश चौहान जी, आप मानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि जयराम ठाकुर के समय में तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई है, आप मानते हैं इस चीज को? मैं इस चीज को अगर दूंगा, मेरे पास पूरा आंकड़ा है, लेकिन हम इस बात को राजनीतिक दृष्टि से अभी इस पे चर्चा करना नहीं चाहते। आप क्या समझते हैं, हम सिस्टम में नहीं है, सरकार में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, पूरा डाटा नहीं है कि जयराम जी ने 5 साल में कितना पैसा मिला, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का कितने हजार करोड़ मिला, उसके बाद आपको जीएसटी कंपनसेशन के तौर पे कितना पैसा आया, या स्पेशल ग्रांट 11,100 करोड़ रुपए की कोरोना के बाद आई। हमारे पास हर चीज का आंकड़ा है, वो देंगे पब्लिक डोमेन में जितनी जरूरत होगी कि आपने क्या मिसमैनेजमेंट किया है अपने टाइम में। ये परिस्थितियां इन 3 सालों में थोड़ी बनी, ये परिस्थितियां पीछे से चली आ रही। आप इन चीजों को जो मैंने गिनाई, उसके बावजूद आपने लोन लिया, उसके बावजूद आपने 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की सारी लाइबिलिटियां बिना दिए आगे पुश कर दी। तो ये चीजों के जवाब तो उनको देने पड़ेंगे जब हम इसका प्रश्न करें। बिल्कुल, करण नंदा फैक्ट्स एंड फिगर। जी हमारा अब ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हमको प्रदेश के लोगों की लड़ाई मिलकर लड़नी। सत्ता में कौन होगा कौन नहीं होगा वो बाद की बात है। आज ये चीजें बंद हो जाएगी, फ्यूचर में प्रदेश के लोगों का हित कौन देखे। ठीक है, करण नंदा जी आपके पास आऊंगी, आप बताइए आप क्या कहेंगे नरेश चौहान जी के इस बात पर? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इज एब्सोल्युटली क्लियर, और मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल कमीशन 16 ने साफ कहा है कि पहली बात तो हिमाचल जो राज्य है, इसमें जितनी भी प्रोजेक्ट्स है वो 90:10 की रेशियो में आते हैं। मान लीजिए अगर 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें 90 करोड़ तो जो है वो केंद्र सरकार दे रहा है और 10 करोड़ केवल मात्र प्रदेश ने देने हैं। अगर 10 करोड़ पे भी जो है वो हिमाचल सरकार जो है अगर हाथ खड़े कर देगी तो ये तो हैंड डाउन सरकार है। अगर आप इसमें लगातार देखेंगे जितने भी यहाँ पे स्कीम्स चल रही है उसके अंदर केंद्र से अच्छा खासा पैसा आ रहा है। अगर आप मंत्रालयों की बात भी करेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर सड़कों के लिए नाबार्ड का पैसा और अनेकों पैसे जो है वो केंद्र सरकार से ही आते हैं। अगर हम कहना चाहेंगे कि 50 साल के लिए अगर ऋण जो दिया जाता है वो आपको जो है उसको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, तो वो 9,000 करोड़ का ऋण जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगर हम 1,41,000 की ग्रांट इन एड की बात करें तो 1.41 लाख करोड़ की ग्रांट इन एड आती है। और इतने सारे जो अगर हम गिनाना शुरू करें तो इतना सारा पैसा हिमाचल प्रदेश को आता है। इफ यू टॉक अबाउट द कमीशन तो उसमें 89,000 करोड़ का तो उसमें आंकड़ा कोटेड है कि वो हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है वो केंद्र सरकार से मिला। पर अगर केंद्र सरकार के पैसे पे हिमाचल प्रदेश में अपने खर्चे जो है वो सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, अगर आप यहाँ चेयरमैन की बात करें तो 25,000 का चेयरमैन जो है वो 1,25,000 पे पहुंच गया।
अगर आप देखेंगे उनकी नियुक्ति 40 से ज्यादा ऐसी पोस्ट नियुक्त हो चुकी है जिनका आपके ऊपर जो है सालाना जो है करोड़ रुपए का खर्चा जो हो रहा है। अगर मंत्री और इनकी बात करें तो कारकेड से लेकर और किस प्रकार से गाड़ियां और तेल वाहन करी जाता है उसका जो है लगातार बहुत खर्चा है। चलिए तीसरा, ठीक है करण जी, हमारे पास समय बहुत कम है। शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं वित्त संकट जो है वो गहराता जा रहा है, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार से मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। देखना होगा कि इस मुद्दे से बाहर कैसे निकला जाए, आर्थिक संकट से कैसे बचा जाए, हिमाचल प्रदेश को कैसे बचाना है और हिमाचल की जनता को कैसे बचाना है, वही राय मशवरा आज दिल्ली में किया जाएगा।